नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपुल राजपुरोहित और स्वागत है विपुल एजुकेशन चैनल पर आप सभी का। दोस्तों, आरबीएससी क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस की बुक जो हमने प्रारंभ की थी और पहला पार्ट जो है जिसका नाम था न्याय, जिस पर अब तक हम जो है 4 या 5 वीडियो इस पर अब तक हम बना चुके हैं। आपने नहीं देखी, आई बटन में प्लेलिस्ट मिलेगी आरबीएससी क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के नाम से, वहाँ पर हमारे द्वारा अब तक अपलोडेड वीडियो मिलेंगे। और आज हम इस पार्ट को कंप्लीट करेंगे, यानी एक ही पॉइंट रहे न्याय के विविध रूप, वो आज हम इस वीडियो में पढ़ लेंगे। चलिए पढ़ना प्रारंभ करते हैं। देखिए, न्याय के विविध रूप। परंपरागत रूप से न्याय की दो धारणाएं प्रचलित रही है, एक तो नैतिक और एक कानूनी। यानी प्राचीन काल से जो है न्याय की दो धारणाएं प्रचलित रही है, एक तो नैतिक थी और एक कानूनी। किंतु वर्तमान में सामाजिक व आर्थिक न्याय की धारणा भी महत्वपूर्ण रही है। लेकिन वर्तमान में क्या हो गया, दो धारणाएं और बन गई, एक तो सामाजिक और एक आर्थिक न्याय। तो सबसे पहले है नैतिक न्याय, जिसे कहते हैं मोरल जस्टिस। न्याय की मूल धारणा नैतिकता पर आधारित है। यानी न्याय जो है मेन किस पर आधारित होता है, मूल धारणा है वो क्या है, नैतिकता, जिसमें कुछ सर्वव्यापक अपरिवर्तनीय तथा अंतिम प्राकृतिक नियम है जो व्यक्तियों के आपसी संबंधों को निरूपित करते हैं। यानी इसमें कुछ सर्वव्यापक, यानी सर्वव्यापक मतलब सभी तरह व्यापक, अपरिवर्तनीय यानी बिना परिवर्तन वाले अंतिम प्राकृतिक नियम है जो व्यक्ति के आपसी संबंधों को निरूपित करते हैं। इन प्राकृतिक नियमों और प्राकृतिक अधिकारों पर आधारित जीवन व्यतीत करना ही नैतिक न्याय। यानी अगर व्यक्ति इन प्राकृतिक नियमों और अधिकारों पर चलेगा, उसी को क्या कहेंगे, नैतिक न्याय कहेंगे। जब व्यक्तियों का आचरण सदाचारी होता है तो उसे नैतिक न्याय की अवस्था कहेगी। यानी जब व्यक्ति का आचरण सदाचारी होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, नैतिक न्याय। जबकि जब व्यक्ति का आचरण नैतिकता से परे होता है, यानी व्यक्ति का आचरण जो है नैतिकता से परे हो, उसे नैतिक न्याय के विरुद्ध माना जाता है। यानी ये क्या है, नैतिक न्याय के खिलाफ है। भूतकाल से लेकर वर्तमान तक सभी चिंतक जो है सत्य, करुणा, अहिंसा, वचनबद्धता, उदारता आदि गुणों को क्या मानते हैं, नैतिक सिद्धांत मानते हैं। कानूनी न्याय। राजनीतिक व्यवस्था में कानूनी व्यवस्था को भी न्याय व्यवस्था कहते हैं। यानी राजनीतिक व्यवस्था में जो कानून की व्यवस्था, इसको भी क्या कहेंगे, न्याय व्यवस्था कहेंगे। इसमें वे सभी नियम और कानून शामिल है जिनका नागरिक स्वाभाविक रूप से अनुसरण करता है, यानी अपने स्वभाव के अनुसार इनको मानता है। कानूनी न्याय दो धारणाओं पर बल देती है। एक, सरकार द्वारा नियमित कानून जो है न्यायोचित होना चाहिए, यानी न्याय के अनुसार होना चाहिए। दूसरा, सरकार द्वारा से ऐसे कानूनों का न्यायपूर्ण ढंग से लागू करना चाहिए, कानून के उल्लंघन स्थिति में निष्पक्ष रूप से, यानी बिना किसी भेदभाव के दंड का प्रावधान किया जाना चाहिए। अगला है राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय समानता व समता पर आधारित होना चाहिए, यानी समानता भी होनी चाहिए, समता भी होनी चाहिए। एक राज्य व्यवस्था में सभी व्यक्तियों को समान अधिकार व अवसर मिलने चाहिए। यानी ये जो राज्य व्यवस्था है उसमें सभी व्यक्तियों को समान अधिकार मिलने चाहिए, समान अवसर मिलने चाहिए। राजनीतिक न्याय जो है भेदभाव व असमानता को अस्वीकार करता है, यानी इसको मानता नहीं है। राजनीतिक न्याय सभी व्यक्तियों के कल्याण पर आधारित होता है, यानी सब व्यक्तियों का कल्याण हो, ये राजनीतिक न्याय का मूल मंत्र है। ऐसा न्याय केवल प्रजातांत्रिक व्यवस्था में ही प्राप्त किया जा सकता है, यानी जहाँ पर प्रजा की व्यवस्था हो वहाँ पर राजनीतिक न्याय होगा। राजनीतिक न्याय प्राप्त करने के लिए कुछ साधन उपलब्ध है, जैसे व्यस्क मताधिकार, यानी वोटिंग जो हम करते हैं वो, विचार भाषण यानी विचारक भाषण, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, बोलने के अधिकार होना चाहिए, बिना किसी भेदभाव के सार्वजनिक पद पर आसीन होने का अधिकार होना चाहिए, अवसर सभी नागरिकों को क्या समान रूप से प्राप्त हो। राजनीतिक न्याय की प्राप्ति के लिए संविधान और संवैधानिक जो शासन व्यवस्था उसको भी आवश्यक माना गया। किसी विशेष वर्ग और व्यक्ति को विशेष अधिकार प्रदान करना, न करना ही राजनीतिक न्याय का अन्य गुण है। अगला है सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय ऐसी व्यवस्था पर बल देता है जिसमें सामाजिक स्थिति के आधार पर व्यक्तियों में भेदभाव बिल्कुल न हो, प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास के अवसर प्राप्त हो, राज्य द्वारा व्यक्ति के अच्छे जीवन के लिए आवश्यक परिस्थितियां बनाई जाए। राज्य व्यवस्था से ऐसी अपेक्षा की जाती है कि वह नीति निर्माण करे, जिसमें विधायी और प्रशासनिक नियम निर्माण करे जो एक समतामूलक समाज, यानी जो समानतापूर्वक समाज है उसका निर्माण में सहायक हो। जोग रूल्स आदि ने सामाजिक न्याय को बहुत ज़्यादा महत्व दिया है। सामाजिक न्याय के अभाव में समानता और स्वतंत्रता जैसे मूल्यों का कोई भी अर्थ नहीं रह जाता है। अगला पॉइंट है आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय का उद्देश्य समाज में आर्थिक समानता, यानी जो आर्थिक समानता हो, कोई गरीब ना हो, अमीर ना हो, इस प्रकार की आर्थिक समानता हो। किंतु व्यवहार में आर्थिक समानता ला पाना अभी तक संभव नहीं है, यानी व्यवहार में हम आर्थिक समानता ले, ये संभव नहीं है। आर्थिक न्याय का सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि आर्थिक संसाधनों का वितरण करते समय जो राज्य व्यवस्था है वो व्यक्ति की आर्थिक स्थिति को ध्यान रखे, यानी किसको कितना मिलना चाहिए इसका ध्यान रखे। आर्थिक न्याय धन संपदा के आधार पर व्यक्तियों के बीच पाए जाने वाली असमानता की निंदा करता है तथा गरीबी और अमीरी के बीच की खाई को कम करने पर बल देता है। आर्थिक विषमता को दूर करने के लिए आर्थिक न्याय के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए व्यक्तिगत संपत्ति के अधिकार को
सीमित करने की आवश्यकता है। समाजवादी विचारक के अनुसार आर्थिक विषमता गरीब और अमीर के बीच खाई को अधिक गहरा कर देती है, जिससे समाज में सदैव संघर्ष की स्थिति बनने की संभावना रहती है। अंत में है निष्कर्ष। देखो निष्कर्ष क्या निकला है कि यद्यपि न्याय के मौलिक स्वरूप में काफ़ी परिवर्तन हो चुका है, बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो चुका है, लेकिन न्याय का लक्ष्य आज भी वही है जो सदियों पहले था। न्याय के सिद्धांत का मुख्य सरोकार है सामाजिक जीवन में लाभ और दायित्वों का तर्कसंगत वितरण हो। न्याय की चर्चा केवल सामाजिक प्रसंगों में होगी जिसमें वस्तुओं, सेवाओं, वस्त्रों इत्यादि का अभाव हो, जहाँ प्रचलित कानूनों, अधिकारों, संपत्ति संबंधों और नैतिक मान्यताओं की आलोचना करने और उसमें उपयुक्त परिवर्तन की मांग करने की स्वतंत्रता की गुंजाइश हो। कुछ ऐसी प्रणालियाँ भी हो जिसमें न्याय की चर्चा निरर्थक होगी। उदाहरण के लिए शुद्ध सत्तावादी प्रणाली के अंतर्गत संपूर्ण वितरण के मानदंड पहले से निर्धारित होते हैं, वहाँ वितरण के नए मानदंडों की तलाश करना अनावश्यक है। फिर शुद्ध प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली के अंतर्गत सारा वितरण बाजार शक्तियों की परस्पर क्रिया से निर्धारित होता है, अतः वहाँ वितरण के नए मानदंडों की मान्यता नहीं दी जाती है। अतः काल्पनिक साम्यवादी समाज के अंतर्गत अभाव की स्थिति समाप्त हो जाएगी और प्रत्येक व्यक्ति को अपनी अपनी आवश्यकता अनुसार प्राप्त होगा। अतः वहाँ न्याय के किसी वैकल्पिक सिद्धांत पर विचार करना व्यर्थ हो जाता है। जहाँ सबकी आवश्यकता होगी वहाँ समाज से अन्याय की समस्या ही समाप्त हो जाएगी। तो ये पाठ आपका कंप्लीट हो चुका है। प्रश्न उत्तर देखिए। पहला प्रश्न है, पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में न्याय की व्याख्या सर्वप्रथम किस विचारक ने की थी? तो इसमें वो आपको उत्तर यहाँ दे रखे हैं, सही ऑप्शन है किसने? प्लेटो ने। विवरणात्मक न्याय की अवधारणा की प्रतिपादक है बी. अरस्तु। जिन राज्यों में न्याय विद्यमान नहीं है वहाँ केवल चोर की खरीद फरोख्त है, ये कथन किसका था? ये कथन था संत ऑगस्टाइन का। न्याय की निष्पक्षता को राजव्यवस्था के आधारित प्रतिवर्तियों में कौन विचारक मानते? चौथे में बैमनो व कटोले। कानून के उल्लंघन पर दिया जाने वाला दंड न्याय के किस रूप में परिशीलित होता है? कानून न्याय। तो ये तो एबेसज है। पहला प्रश्न है, न्याय के भारतीय प्रतिपादक कौन है? तो इसमें भारतीय जो चिंतन वाला पार्ट है ये कि यहाँ पर भारतीय प्रतिपादक कौन होंगे? मनु, कौटिल्य, बृहस्पति, शुक्र, भारद्वाज, विदुर, सोमदेव। अगला प्रश्न है, प्लेटो ने अपने किस ग्रंथ में न्याय संबंधी विचार प्रस्तुत किए? तो आप सबसे पहले प्लेटो तो सबसे पहले ही है, तो प्लेटो का ग्रंथ देख लो। प्लेटो का ग्रंथ का क्या नाम था? रिपब्लिक। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत में समाज की कितनी श्रेणियां बताई है? तो प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत में समाज की कितनी श्रेणियां बताई थी? तो ये आपको देख लेना, यहाँ पर बताई हुई है। प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत में समाज की 3 श्रेणियां बताई थी, 3 भागों में बांटा था उसको। राज्य, सैनिक वर्ग और एक और वर्ग। हाँ 8 और इसके बाद जो है वो आपकी जो प्रश्न है आप देख सकते हो। वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और कमेंट में बताइए दूसरा पार्ट कब पढ़ाना है। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। घर रहें, स्वस्थ रहें।